हेलो दोस्तों, मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी, जहां हम लोग बात करने वाले हैं आज क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 10 की, जो कि हमारा सबसे आखिरी चैप्टर है, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं तीन कंट्रीज के बीच में जो हमारे दोस्त है, मतलब हमारे कंट्रीज के अगल बगल वाले जो नेबरिंग कंट्रीज है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं, सच दैट चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि ये जो कंपैरिजन है वो किस बेसिस पे करने वाले हैं। क्या हम लोग इकोनॉमी के बेसिस पे करने वाले हैं, क्या हम लोग सोशल रिलेशन के बेसिस पे बात करने वाले हैं, क्या हम लोग पॉलिटिकल डिविजन्स पे बात करने वाले हैं। तो हम लोग क्या क्या यहाँ पे क्या करने वाले हैं भाई, कंपैरिजन करने वाले हैं। इसी के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10। चलिए स्टार्ट होता है अब हमारा चैप्टर नंबर 10। बट क्या ये डायरेक्टली हम लोग कंपैरिजन पे आ जाए? नहीं, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वहां पे किस तरीके का सिस्टम चल रहा था और ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कितने सारे चेंजेस हुए हमारे यहाँ, ये सब हम लोग पहले समझते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे कंपैरिजन पे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। इंडिया अडॉप्टेड विच हैड वरिंग इंपैक्ट इन डिफरेंट सेक्टर्स। ओके, इंडिया ने अडॉप्ट किया जो कि अलग अलग सेक्टर्स पे क्या करेगा भैया, यहाँ पे इंपैक्ट डालेगा। ओके, चलिए अब ये जो अलग अलग सेक्टर्स है वो कौन से सेक्टर्स है हम लोग ये बात करें। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास सेक्टर्स कितने हैं। तो हमारे पास तीन टाइप के सेक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सेक्टर आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ प्राइमरी सेक्टर। देन उसके बाद जो सेक्टर आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और जो तीसरा सेक्टर आता है उसको हम लोग बोलते हैं यहां पे टर्शियरी सेक्टर। अब ये तीनों सेक्टर करते क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जनरली हमें एग्रीकल्चर का जो सेक्टर होता है पूरा, उसको हम लोगों को मानना पड़ता है प्राइमरी सेक्टर। जनरली ये क्या काम करता है, तो ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, तो भैया सेकेंडरी सेक्टर जो है वो यहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल मिलता है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, और ये सारा का सारा रॉ मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाता है। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, तो टर्शियरी सेक्टर जो है, जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको मार्केट में लाने का काम करता है और मार्केट में सोल्ड आउट करने का यहाँ पे काम करता है। ओके, तो इंडिया में ये तीनों तरीके के अलग अलग सेक्टर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। बट हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी की कंट्री है, मतलब हमारा मैक्सिमम 70 to 75% लोग आज कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर या उसके एलाइड सेक्टर्स पे ही क्या करते हैं भाई, डिपेंड होते हैं। ओके, ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स का मतलब यहाँ पे हो गया कितना भैया, एक डिकेड का मतलब 10 साल, 2 डिकेड का मतलब कितना हो गया, 20 साल। तो लास्ट 20 ईयर्स की अगर हम लोग बात करें, और सो द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, अब हमारे यहाँ क्या हुआ है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पहले जो सिस्टम था और अब जो सिस्टम है उसमें क्या आ चुका है भाई, चेंज आ चुका है। ओके, पहले मैं कुछ और हुआ करता था, आज मैं कुछ और हूं। तो इस चेंज को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसफॉर्मेशन। दैट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। हर कंट्री में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे हो रहा होगा। ओके, अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं करें, हम लोग पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है उसमें ग्लोबलाइजेशन आने के बाद कहीं ना कहीं चेंजेस कुछ ना कुछ तो हुए होंगे। ओके, पार्टली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। और ये इंपैक्ट किसका है भाई, तो ये असर जो है वो किसका है यहाँ पे, ग्लोबलाइजेशन का है। ओके, हैज बोथ शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन। इसके कारण जो चेंज हुए हैं वो कुछ छोटे चेंज भी हुए और कुछ बड़े चेंज भी हुए हैं। ओके, चलिए हम समझते हैं। फॉर ईच कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें कि हम लोग इसको इंक्लूड कर देते हैं भाई, तो इंडिया को भी इसमें इंक्लूड, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चेंजेस हुए वो तो ठीक है, बट हम लोग इसमें किसको इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे इंडिया को भी इंक्लूड करते हैं। नेशंस हैव बीन प्राइमरली ट्राइंग, नेशन प्राइमरली क्या चाहता है भाई, कि यहाँ पे लोग सेल्फ डिपेंडेंट रहे, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं रहे, एम्प्लॉयमेंट 100% रहे। ओके, चलिए, ट्राइंग टू अडॉप्ट वेरियस मीन्स, अलग अलग तरीके हम लोग यहां पे कंटिन्यूअसली ढूंढ रहे हैं, विच विल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो क्या करेगी भैया, स्ट्रेंथन करेगी। इकोनॉमी को क्या करना है, हमें स्ट्रेंथन करना है। क्यों, क्योंकि भैया मजबूत बनेंगे तभी तो हम लोग क्या कर पाएंगे, डेवलपिंग से डेवलप बन पाएंगे। ओके, देयर ओन डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो हर कंट्री अपनी इकोनॉमी को क्या चाहती है भैया, मजबूत करना चाहती है, स्ट्रेंथन करना चाहती है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, तो अलग अलग हम लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाएंगे, जो कि हम लोग कहते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें क्या होता है
है, अलग अलग कंट्री मिलकर ग्रुप बनाती है जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है। ओके, तो हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सबसे अच्छा जो रिलेशन होता है यहाँ पे ये फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है। क्या का रिलेशन होता है भैया? फ्रेंडशिप का रिलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सार्क से। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्ल्ड हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट। ओके, हम लोग बोल रहे हैं साउथ एशियन एसोसिएशन। ओके, तो हमारे साउथ साइड में जो एशियन कंट्रीज है उसकी बात हो रही है। और ये क्या करना चाहते हैं? तो रीजनल कोऑपरेशन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? रीजन वाइज कोऑपरेट करेंगे। जिसके पास जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी वो दूसरी कंट्री से क्या करेगा? यहां पे शेयर करने की कोशिश करेगा। ओके, इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड जियोपॉलिटिकल यूनियन ऑफ स्टेट्स इन साउथ एशिया। और ये क्या बोल रहा है भैया? यहां ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली भी हम लोग एक दूसरे से क्या होने वाले हैं भाई? कनेक्ट होने वाले हैं। मतलब दोस्ती बहुत पक्की होने वाली है दूसरी कंट्रीज के साथ। इट मेंबर स्टेट्स आर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये कुछ कंट्रीज है जो सार्क की क्या है? आज मेंबर्स है। और ये लोग क्या करते हैं? म्यूचुअल रिलेशंस कैसे बनाते हैं? तो भैया चीजों को लेन देन करके, मतलब यहां पे ट्रेड के ही बेसिस पे मेनली क्या होता होगा? रिलेशन क्रिएट होता होगा। ओके, 5.21 अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अगर पैसे की बात करें तो 5.21 मतलब यूएस डॉलर जो है 4.47 ट्रिलियन की ये इकोनॉमी को संभालने का काम कर रहे हैं आज। ओके, ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी एज ऑफ 2021 के डेटा के हिसाब से इनके पास 4.47 ट्रिलियन की इकोनॉमी का पैसा है जो कि इन लोग मिलके क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका। ढाका जो है वो किसकी कैपिटल है भाई? तो बांग्लादेश की कैपिटल है। ओके, ऑन 8 दिसंबर 1985। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क जो है कब एस्टैब्लिश करा गया, ठीक है, और इसको फाउंड कहां किया गया? तो करा गया भैया ढाका में। ओके, तो ये पहला हम लोगों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समझा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अब यूरोपियन यूनियन की। किसकी बात करेंगे? यूरोपियन यूनियन की। ओके, ये एक अपने आप में सुपर नेशनल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है, ठीक है। मतलब पॉलिटिकल लेवल पे भी और इकोनॉमिकल लेवल पे भी ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। अब नाम से समझ में आ रहा है यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन मतलब ये देखिए पूरे यूरोप का हम लोगों ने क्या कर दिया भैया? मैप बना दिया। अब हम लोगों को समझना और आसान हो जाएगा कि यूरोप में कितनी कंट्रीज आती है। ओके, ये बोलता है कि ये जो यूनियन है, मतलब ये जो ग्रुप है, ये 27 मेंबर स्टेट्स का है। मतलब इसमें 27 नेशन जो है क्या करते हैं भाई? पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, प्राइमरीली इन यूरोप कंटेनिंग 5.8% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और यहाँ पॉपुलेशन की बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन भी बनता है कि यूरोपियन यूनियन में कितने परसेंटेज पॉपुलेशन इन्वॉल्व है? तो वो कितना है भैया? 5.8%। ओके, इन 2020 एडिशनली और क्या है भाई? तो बोलता है ऑल ईयू स्टेट्स बट बुल्गारिया हैव अ वेरी हाई एचडीआई। बट बोल रहा है कि सारे स्टेट्स के कंपैरिजन में जो एचडीआई है बुल्गारिया का वो सबसे ज्यादा है। किसका भैया? बुल्गारिया का जो है वो सबसे ज्यादा है। क्या? HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ओके, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब UNDP के हिसाब से बुल्गारिया जो है बेस्ट परफॉर्मर है। काय में भाई? तो HDI में जो है वो बेस्ट परफॉर्मर है। ओके, चलिए, तो बेस्ट परफॉर्मर के बाद हम लोग एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। हम बात करेंगे अब एशियान के, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के। ओके, अब ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन है जिसमें टोटल मिला के 10 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है भैया? 10 मेंबर्स है। ओके, स्टेट्स इन द साउथ ईस्ट एशिया। कहां लोकेशन है भैया? तो साउथ ईस्ट एशिया वालों की लोकेशन, विच प्रमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन। और वो क्या चाहती है भैया? हर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो और एक दूसरे को क्या करे? यहाँ पे कोऑपरेट करे। क्या करे? कोऑपरेट करे। एंड फैसिलिटेट्स, क्या क्या इसमें मेन फोकस्ड पॉइंट है? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसे से रिलेटेड। पॉलिटिकल मतलब राजनीति से रिलेटेड, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे हम लोग। ओके, सिक्योरिटी, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन। अब ये सारे के सारे बेस पे हमारी दोस्ती हुई है इन कंट्रीज से। ओके,
कहां पे बोल रहा है, कंट्रीज इन द एशिया एंड पैसिफिक, मतलब इसको बोलेंगे एशिया पैसिफिक। ओके, एशियन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। मेन जो इसका मोटिव है वो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कंट्री की इकोनॉमिकल ग्रोथ होना जरूरी है। ओके, थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ओके, तो अब ये इकोनॉमिकल के साथ क्या बोल रहा है भाई, सोशल और कल्चरल। ठीक है, तो हम लोग को ये कुछ याद आ रहा है, ईएससी का मतलब एस्केप भी तो होता है भाई। तो जब हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारे कीवर्ड पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटी सी बटन होती है जिसका नाम होता है क्या भाई, एस्केप। ओके, तो यहाँ पे ईएससी के बेस पे बना हुआ है एशियन। क्या बना हुआ है, एशियन। तो क्या बेस है, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल। तो यहाँ पे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोगों ने समझा भाई। आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग G20 की। तो G20 को इस बार एड्रेस करने को मिला है, किसको, इंडिया को भाई। ठीक है, तो अब नई नई पॉलिसीज हो सकता है बने, और G20 को हम लोग अगर मान लेते हैं एड्रेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कल को हमारे पास वीटो पावर भी आ जाए और हम वर्ल्ड में एक डेवलप कंट्री के नाम से जाने लग जाए। ओके, अब बोलते हैं कि G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम comprises 19 countries and the European Union। ठीक है, 19 तो कंट्री हो गई और यूरोपियन यूनियन भी इसमें साथ में यहाँ पे जुड़ गया। इट वर्क्स टू एड्रेस मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, और ये मेनली किस पे ध्यान देगा, यहाँ पे ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, ग्लोबल इकोनॉमी। सच एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और वो चाहता है कि इंटरनेशनल स्टेबिलिटी रहे, बट कौन से वे में बेटा, फाइनेंशियल वे में। किस वे में, फाइनेंशियल वे में। ओके, क्लाइमेट चेंज, अगर कुछ क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर भी हम लोग क्या करने को तैयार है भैया, डिस्कशन करने को तैयार है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज जो हमारे पास चीजें अवेलेबल है उसको हम लोग इन फ्यूचर तक के एज इट इज, एज अ गिफ्ट लोगों को देने वाले हैं। तो एंसेस्टर्स ने हमें दिया और हम आने वाली जनरेशंस को ये चीजें एज इट इज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये बात करी हम लोगों ने यहाँ पे G20 की। ओके, और G20 में और क्या क्या खास बात है, क्योंकि भैया इंडिया जब एड्रेस कर रहा है तो खास बात तो होगी कुछ ना कुछ। द G20 इज कंपोज ऑफ मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमीज, और G20 में जो नेशंस है वो लार्जेस्ट इकोनॉमीज वाले नेशंस हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलपिंग नेशन। अब इसमें मेनली जो इंडस्ट्रियल नेशन है जहां पे बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी जुड़े हुए, दूसरा इसमें डेवलपिंग नेशन भी जुड़े हुए जो कि अभी डेवलप्ड नहीं बने हैं। ओके, इट अकाउंट फॉर अराउंड 80% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट जो है ये G20 में ही इन्वॉल्व है। यहाँ पे 75% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। ठीक है, अब 2/3 पॉपुलेशन भी इसी में इन्वॉल्व, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि 70 to 75% कंट्री जो है वो G20 की यहाँ पे मेंबर्स है। ओके, एंड 60% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, और वर्ल्ड लैंड एरिया की बात करें तो इसमें 60% यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन करने वाली यहाँ पे कंट्रीज है। अब हम लोग इसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में एक और इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे जिसका नाम है भैया ब्रिक्स। ये एक अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, समझते हैं इसको। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ओके, अब इनका भी तो कोई पर्पस होगा, अगर ये दोस्त बने हैं मतलब इनके बीच में क्या होगी, एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, एक अच्छा रिलेशन होगा। चलिए इसको समझते हैं। ब्रिक्स इज एक्रोनिम फॉर 5 लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, मतलब जो बहुत तेजी से बढ़ रही है उन इकोनॉमीज की यहाँ पे बात हो रही है। ओके, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। द फर्स्ट 4 वर इनिशियली ग्रुप्ड एज ब्रिक। पहले इसको क्या कहा जाता था, सिर्फ ब्रिक कहा जाता था। वो ईट वाला ब्रिक नहीं है भाई। ओके, ये कंट्रीज वाला ब्रिक है। ओके, डोमिनेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2050। ऐसा कहा जा रहा है कि ये नेशन इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 2050 तक के आते आते ये वो पावरफुल नेशंस होंगे जो पूरे वर्ल्ड पे क्या करने वाले हैं भाई, राज करने वाले हैं। साउथ अफ्रीका वाज एडेड इन 2010। ये क्वेश्चन बना है भाई बहुत बार। ठीक है, तो याद रखना है जो साउथ अफ्रीका है वो कब ज्वाइन करता है यहाँ पे, 2010 में। ओके, ब्रिक्स मैनेज
इज टू पुश फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, और ब्रिक्स में पर्पस क्या है इनका, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, मतलब इंडस्ट्रीज में जो भी पहले काम चल रहे थे अब हम लोग चाहते हैं कि उसमें क्या हो जाए भाई, चेंज हो जाए और अपग्रेडेशन हो जाए। ओके, और टेक्नोलॉजिकल जो भी चेंजेस है वो होते चले जाए ताकि कंट्री बहुत तेजी से क्या करे भाई, डेवलप करे, विच लेड टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कोटा रिफॉर्म इन 2010। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, वो भी क्या कर रहा है यहाँ पे इनका सपोर्ट कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने बात करी यहाँ पे ब्रिक्स की, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी तीनों नेबरिंग कंट्रीज है, मतलब अड़ोसी पड़ोसियों की हम लोग बात करने वाले हैं। तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, तीनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, किस तरीके से वो एक जैसे हैं और लगभग एक जैसे ही काम करते हैं। ओके, चलिए समझते स्टार्ट करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना स्टार्टेड देयर डेवलपमेंट पाथ एट द सेम टाइम, एक ही सेम टाइम पे डेवलपमेंट हम लोगों ने क्या करा है भैया, स्टार्ट करा। ओके, इंडिया एंड पाकिस्तान बिकम इंडिपेंडेंट नेशंस इन 1947, और इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो 1947 में एक दिन के अंतर पे ही क्या हुआ है भैया, आजाद हुआ है। तो 14 अगस्त को कौन बन गया भैया, पाकिस्तान, और 15 अगस्त को कौन बन गया, इंडिया। ओके, और आगे हम लोग बात करें पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, जो कि एस्टैब्लिश होता है कब, 1949 में। तो लगभग यही कुछ 1945 से लेकर 1950 के बीच में तीनों कंट्री क्या होती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट होती है। All the countries started their planning for development strategies, और सारी कंट्री क्या चाहती है, यहाँ पे डेवलपमेंट होता चला जाए, और इसके लिए बनाना चालू कर दिया इन लोगों ने क्या, स्ट्रैटेजीज, क्या बनाना शुरू करी भाई, स्ट्रैटेजीज। इन अ सिमिलर वे, लगभग एक ही तरीके से इन लोगों ने क्या करी है, अपनी क्या करी है भाई, प्लानिंग करी है, स्ट्रैटेजीज बनाई है। इसीलिए तो ये क्या है, तीनों के तीनों कंट्री अच्छी दोस्त है। ओके, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज फॉर 1951 से लेके 56। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब बना इंडिया का भैया, 51 से लेके 56। पाकिस्तान की हम लोग बात करते हैं तो इसका फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनता है 1956 में, मतलब अगर 1956 में ये बना तो ये क्या होगा लगभग 1961 में, ठीक है ना, क्योंकि ये 5 साल हो जाएंगे। और हमारे इंडिया का कब बना भैया, 1951 से बनना शुरू हुआ 1956 तक। ओके, मतलब ये हो गया इंडिया, ये हो गया आपका पाकिस्तान। चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया भैया 1953 में, कब तक के बनाया होगा, तो 1958 तक के बनाया होगा। तो ये हो गया भैया IPC, क्या हो गया भैया, IPC। इंडिया 51 से लेके 56, पाकिस्तान की बात करें 56 से लेकर 61, और अगर चाइना की बात करें तो 53 से कितना हो गया भैया यहाँ पे 58। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड लार्ज पब्लिक सेक्टर। अब इंडिया और पाकिस्तान ने मेनली फोकस किस पे करा है, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर पे, मतलब सरकारी नौकरियों पे और सरकार के थ्रू सारे काम हो, ये इंडिया और पाकिस्तान उस समय पे चाहती थी और सोचती थी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो कैसी हो भाई, सोशलिस्ट वेलफेयर इकोनॉमी हो। ठीक है ना, हमें ये पता है कि 3 टाइप की इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। तो इन लोगों ने क्या सोचा, हम लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, यहाँ पे वेलफेयर करेंगे। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं भाई, सोशलिस्ट इकोनॉमी। टिल 1980 ऑल द 3 कंट्रीज हैड सिमिलर ग्रोथ रेट एंड पर कैपिटा इनकम। 1980s तक की अगर हम लोग बात करें तो लगभग सारी इकोनॉमी जो थी वो एक ही सेम पाथ पे थी या एक ही सेम लेवल पे थी। 1980s के बाद सब कंट्रीज अलग अलग भग गई। कहां पे भैया, डेवलपमेंट के एरियाज में अलग अलग भग गई। ओके, चलिए समझते हैं आगे हम लोग। बोलता है डेवलपमेंट स्टेटस एट प्रेजेंट। आज की हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या हमारा आज का स्टेटस है, एक एक कंट्री का हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे चाइना से। चाइना को बोलता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है ना, कब आजाद हो गया भैया, तो आजाद तो बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, बट काम कब से शुरू कर रहा इसने, तो करा है 1953 से। कब से करा है, 1953 से। क्यों, क्योंकि हमें तो डेवलपमेंट से लेना देना। आजाद मान लेते बहुत पहले हो जाता, काम
कुछ नहीं करता तो हमारी इकोनॉमी के लिए तो किसी भी स्टडी में नहीं कंसीडर किया जाता ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे उसकी इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से बात करेंगे। ओके, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949 अंडर वन पार्टी रूल। और वहां पे क्या होता है भैया, वन पार्टी रूल, मतलब कोई अपोजिशन नहीं। जब कोई अपोजिशन नहीं होगा तो काम को रोकने वाले लोग नहीं होंगे, जब काम नहीं रुकेगा तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगी। ओके, ऑल द क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, मतलब तीनों सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, वहां पे कैपिटलिस्ट सेक्टर भी वो थोड़ा बहुत ऑप्ट करके बैठा हुआ है, सोशलिस्ट तो वो करता ही है, और थोड़ा बहुत मिक्स सेक्टर को भी क्या करता है, वो ऑप्ट करता है। ओके, एंड आगे बोलता है लैंड एंड एंटरप्राइजेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल। जो लैंड है और जो एंटरप्राइज है भैया, वो लोग ही क्या कर रहे हैं, इसको ओन कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है ना, कौन लोग, मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल्स की बात हो रही है। वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, पहले लोगों के हाथ में था, बट इसके बाद इन्होंने बोला जब सिंगल पार्टी सिस्टम आ चुका है, वन पार्टी सिस्टम आ चुका है, तो यहाँ पे सारे काम जो है वो कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगी भाई, गवर्नमेंट। ओके, अब इन लोगों ने एक सिस्टम यूज किया जिसको बोलते हैं भैया हम लोग ग्रेट लीप फॉरवर्ड। अब ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड क्या होता है, मैं बोलता हूं फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है भैया, आगे बढ़ना, बट यहां पे एक पॉलिसी उल्टी थी। क्या, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ना नहीं, घर के पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई है वहां पे आप एक मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल देते हो। क्या डालते हो, मैन्युफैक्चर। अब रॉ मटेरियल सरकार देगी आपको, सरकार अगर रॉ मटेरियल देगी आपको, आपको सिर्फ बनाना है और सरकार को उसको बना के वापस कर देना। मतलब कि हर घर में इंडस्ट्री की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है भाई, हर घर में इंडस्ट्री की बात हो रही है। इस मैकेनिज्म को, इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड। क्या कहा जाता है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कैंपेन वॉज इनिशिएटेड इन 1958। कब स्टार्ट होता है, 1958 में। इट एम्ड एट द इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका एम क्या होता है भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, ऑफ द कंट्री ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बट ये चाहता है कंट्री लेवल पे बहुत लार्ज स्केल में क्या हो भाई, प्रोडक्शन हो चीजों का, क्योंकि हर घर में क्या बन चुकी है अब, इंडस्ट्री बन चुकी है। ओके, पीपल वर एनकरेज टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन द बैकयार्ड। तो उनको क्या प्रमोट करने को कहा जा रहा है कि घर के पीछे आप क्या करो भैया, इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1958 के बाद फिर एक और चेंज आता है यहाँ पे। इन 1965 माओ इंट्रोड्यूस द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन, और माओ ने एक सिस्टम स्टार्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोलेटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन। कब तक के चला ये भाई, 1966 से लेके 76 तक के ये चलता रहा। ओके, द रेवोल्यूशन सेंट स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल, मतलब यहाँ पे स्टूडेंट और प्रोफेशनल को दूसरी कंट्री में पढ़ने के लिए भेजा जाता था, ताकि वो जाए, पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी ले और बहुत अच्छा क्या करे, गाइडेंस लेके, और वापस वो अपनी कंट्री में आ जाए। ओके, मतलब बाहर का सीखो और अपनी कंट्री में उसको इंप्लीमेंट करो। ओके, वर्क एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, अलग अलग जाओ और अच्छा अच्छा सीख के आओ। द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द चाइना इन 1978। अब ये जो रिफॉर्म हुआ कब हुआ, पहली बार यहाँ पे 1978 में। तो हम लोगों ने देखा सबसे पहले 1958 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर आया भाई, ठीक है, नहीं, ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया। क्या है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड का मतलब मैंने क्या बताया भाई, बैकवर्ड, मतलब घर के पीछे। इसके बाद क्या आया, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चर कब आ गया भैया, तो 1965 में आ गया। अब ये बोल रहा है सबसे पहले यहाँ पे जो रिफॉर्म हुए वो कब हुए, 1978 में। कब हुए भैया, 1978 में। तो ये हम लोगों ने बात करी कुछ चाइना की, और चाइना जो है वो कंटिन्यूसली क्या है, बढ़ रहा है, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाली जो कंट्री है वो क्या है भाई, आज चाइना है। रिफॉर्म इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर वर इनिशिएटेड एट अ लेटर स्टेज आफ्टर द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो जो चेंज हुए मैक्सिमम वो किसके कारण हो गए भाई, एग्रीकल्चर के कारण। किसके कारण हुए हैं, एग्रीकल्चर। प्राइवेट सेक्टर फर्म, विलेज एंड टाउन्स एंटरप्राइज वर जनरली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय लोकल कलेक्टिव्स। अभी तक के क्या होता था कि वो जो लोकल पीपल होते थे रूरल एरियाज के, वही लोग क्या करते थे, यहाँ पे काम करते थे और वही सब चीजों का कलेक्शन भी करते थे। ओके, दीज एंटरप्राइजेस वर अलाउड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड फेस कॉम्पिटिशन विद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। आप काम कर रहे हो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप सरकार के अगेंस्ट में काम करोगे तो आपको कॉम्पिटिशन भी किससे करना पड़ेगा, यहाँ पे सरकार से कॉम्पिटिशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो सरकार की जो कंपनियां होती थी उसको बोला जाता था SOE, ठीक है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। ओके, नोन इन इंडिया एज पब्लिक एंटरप्राइजेस। और वहां जो SOE होता था इंडिया में, उसी को क्या कहा जाता है भाई, पब्लिक सेक्टर। क्या कहा जाता है भाई, पब्लिक सेक्टर।
तो ये सब लोग हम लोग डेवलपमेंट पाथ की बात कर रहे थे, किसकी भाई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। और हम लोग को ये 3 स्टेज में समझ में आ गया कि चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म कब स्टार्ट होता है, 1978 में। इसके पहले वो ऑलरेडी 2 एक्सपेरिमेंट कर चुके थे, जिसका नाम था ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट हमारे दोस्त कंट्री जो है उसकी बात करेंगे, जिसका नाम है पाकिस्तान। यहाँ पे भी लगभग इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज यूज करी गई कि हम लोग भी अपनी कंट्री को एक डेवलप्ड नेशन बनाएंगे, और ये प्रोसेस अभी उनकी चल रही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और हमारा दोस्त देश जो है इंडिया का, उसका नाम है भैया पाकिस्तान, और हम दोनों में क्या है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है। पाकिस्तान ऑल्सो इंट्रोड्यूस मिक्स्ड इकोनॉमी, और उसने भी क्या ऑप्ट करी भैया, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड द सोशलिस्ट इकोनॉमी विद द कोएग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। मतलब यहां पे दोनों ही सेक्टर को बराबर क्या किया गया भैया, वेटेज दिया गया। ओके, पाकिस्तान एडॉप्टेड वेरियस रेगुलेटेड फ्रेमवर्क, और पाकिस्तान ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को यहाँ पे ऑप्ट किया, अलग अलग स्टेजेस पे उसने काम करना शुरू किया। फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किस चिड़िया का नाम है भाई, ध्यान से समझिएगा। वो सारी चीजें जो दूसरे देशों से हम लोग अपनी कंट्री में मंगाते हैं, उन्हीं चीजों को हम लोग अपनी कंट्री में अगर बनाना शुरू कर दे तो इसको हम लोग बोलेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्या कहलाएगा, इंपोर्ट्स। तो पाकिस्तान ने यही चीज करी कि जो दूसरे देशों से लेना पड़ रहा था, वो सारी चीजें उसने खुद की कंट्री में बनाना शुरू कर दिया। क्या बोलते हैं भाई इसको, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आगे हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे मेनली फोकस किया गया किस पे भाई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम लोग सेकेंडरी सेक्टर भी यहाँ पे बोलते हैं। इन कंज्यूमर गुड्स सेक्टर, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनली किस पे करा गया भाई, तो कंज्यूमर गुड्स पे। कंज्यूमर गुड्स का मतलब वो सारे गुड्स जो आपकी क्या कर सकते हैं, नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। मतलब कि वो सारे गुड्स हमेशा फाइनल गुड्स के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे भाई, फाइनल गुड्स के फॉर्म में यहाँ पे होंगे। तो चलिए पाकिस्तान ने भी अपनी डेवलपमेंट पाथ जो है वो स्टार्ट कर दिया। चलिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, और इसके लिए पाकिस्तान को दूसरी कंट्री मतलब वेस्टर्न कंट्री से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। मतलब फाइनेंशियल हेल्प मिलना इसको यहां पे शुरू हो जाती है। स्टार्टेड फ्लोइंग रेमिटेंसेस फ्रॉम मिडिल ईस्ट बाय इमिग्रेंट कंसिडरेबली इंक्रीज। धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में क्या हो गया, इनका आना जाना शुरू हो गया, और वहां पे लोग कमाते थे और पाकिस्तान में लाके उसका इन्वेस्टमेंट करते थे। इस तरीके से इन दोनों कंट्री के बीच में लोगों का रिलेशन जो है काफी अच्छा हो गया। द गवर्नमेंट ऑफर्ड इंसेंटिव्स टू द प्राइवेट एंटरप्राइज। ओके, जो भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती थी, गवर्नमेंट उसको क्या देती थी, यहाँ पे इंसेंटिव्स देती थी कि भैया काम करो, आपको और ज्यादा यहाँ पे पैसा मिलेगा। All this created conducive climate for economic growth। इन सब के कारण क्या हुआ, वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होना शुरू हो गई। कहां पे भाई, पाकिस्तान में। ओके, एंड द रिफॉर्म वाज इनिशिएटेड इन 1988। चाइना के हम लोगों ने रिफॉर्म की बात करी थी, वो था 1978 में, और यहां पे जो रिफॉर्म था वो क्या था भाई, 1988। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट पाथ। मतलब अभी हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया चाइना, फिर पढ़ा पाकिस्तान। अब हमारा जो मेन मुद्दा है हमारी कंट्री, उसको भी तो लो भाई, उसी से तो सबकी दोस्ती हुई है। तो इंडिया की भी हम लोग क्या करने वाले हैं, अब बात करने वाले हैं। और अभी चाइना और पाकिस्तान के हम लोगों ने डेवलपमेंट पाथ की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे इंडिया के डेवलपमेंट पाथ को जोड़ के। ओके, चलिए। चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन। चाइना की देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 139 करोड़। बट उसके पास लैंड एरिया भी तो अच्छा खासा है भाई। ओके, फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, हमारी भी लगभग पॉपुलेशन अब पहुंच गई है 135 करोड़ पे, और पाकिस्तान की अभी हम बात नहीं करेंगे, उसकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है अभी, क्योंकि लैंड एरिया भी बहुत कम है। एज फार एज द जोग्राफिकल एरिया, चाइना ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया एंड पाकिस्तान द लीस्ट। ठीक है, मतलब इंडिया कहाँ आ गया भैया, बीच में। कहाँ आ गया इंडिया, बीच में। तो हम लोग बात करें लैंड एरिया वाइज तो चाइना पहला, इंडिया सेकेंड, और पाकिस्तान आखिरी में आएगा। द पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज द लार्जेस्ट, बट ड्यू टू इट्स वास्ट जोग्राफिकल एरिया इट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज लोवेस्ट। भाई एरिया इतना ज्यादा है कि वहां पे इतनी पॉपुलेशन का कोई फर्क ही
नहीं पड़ता। ओके, इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू इट जोग्राफिकल एरिया शोज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। हमारे पास एरिया कम है मगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसके कारण हेवी डेंसिटी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। क्या भैया, पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ते ही चले जा रही है। बट हम लोग पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज 193 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में सिर्फ 193 लोग रहते हैं यहाँ पे। ओके, एज कंपेयर टू 358 इन इंडिया। देखिए भाई, जस्ट डबल ही मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हम लोग यहाँ पे। हाई डेंसिटी इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। डेंसिटी ज्यादा होना कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आगे चल के। चाइना टॉप्स इन सेक्स रेशियो एट 937 स्लैश में लिख देता हूं भाई यहाँ पे 1000, मतलब ये हो गई नंबर ऑफ फीमेल्स और ये हो गया नंबर ऑफ मेल, फॉलोड बाय 933 इन इंडिया स्लैश 1000। अब हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, 922 बाय 1000, मतलब सबसे कम पाकिस्तान में, उससे ज्यादा कहां पे भाई 933 इंडिया में, और 937 कहां पे भाई चाइना में। ओके, चाइना इज लीडिंग, आफ्टर दैट इंडिया, एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कौन हो गया भाई, पाकिस्तान। लेसर फीमेल्स इन ऑल द 3 कंट्रीज। देखा जा रहा है तीनों कंट्रीज में ही जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो कंपैरेटिवली टू द मेल कम है। ओके, शोज देयर प्रेफरेंस फॉर द सन्स, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आज भी लगाव लड़कों से है, लड़कियों से नहीं है, ये यहाँ पे शो हो रहा है इस डेटा के अकॉर्डिंग। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अर्बनाइजेशन की। अर्बनाइजेशन का मतलब जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो उस जगह को कहते हैं हम लोग अर्बनाइज फॉर्म। क्या कहते हैं भाई, अर्बनाइज फॉर्म। इन चाइना एंड पाकिस्तान इज हायर, मतलब इंडिया में अर्बनाइजेशन कम होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग आज भी कहते हैं कि 70 to 75% लोग हमारे आज भी कहाँ रह रहे हैं भाई, रूरल इंडिया में रह रहे हैं। और कहा गया है कि हमारा जो देश है वो मेनली एग्रीकल्चरल बेस पे ही काम करता है, मतलब हमारा जो देश है वो गाँव का देश है। ओके, इट इज ओनली 28% इन इंडिया as compared to 36% in China and 33% in Pakistan। अगर अर्बनाइज्ड एरिया की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान में 33%, चाइना में 36% और इंडिया की बात करें तो ओनली 28%। लेसर अर्बनाइजेशन शोज बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। भाई लेसर अर्बनाइजेशन क्या शो करता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी सी अभी पीछे चल रही है। ओके, चाइना ग्रोथ रेट की बात करें तो चाइना ग्रोथ रेट में जो जीडीपी है वो सेकंड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, मतलब वहां पे इतना प्रोडक्शन होता है कि वर्ल्ड में वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी लेके बैठे हुए। ओके, इट इज मच टॉक्ड अबाउट। चाइना है जीडीपी पीपीपी, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के हम लोग बेस बात करते हैं तो ये जो बेस है वो है 7.2 ट्रिलियन, वेयर एज इंडिया जीडीपी इज 3.3 ट्रिलियन। ये 7 और ये 3 मतलब जस्ट इसका आधा। ओके, पाकिस्तान हैज रफली 10% ऑफ द इंडिया जीडीपी, मतलब इसका भी आधा कर दो भैया 10%, मतलब 0.33 ट्रिलियन जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी है। किसकी इकोनॉमी है भाई, पाकिस्तान की इकोनॉमी है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसमें। पाकिस्तान जीडीपी growth rate which was 6.3% during 1980 and 1990 is slightly more than India ग्रोथ रेट ऑफ 5.7%। पाकिस्तान की उस टाइम पे जीडीपी काफी अच्छी थी बट हमारे यहाँ की जीडीपी थोड़ी सी स्लो डाउन हो चुकी थी। पाकिस्तान ग्रोथ रेट डिक्लाइन, बट धीरे धीरे करके पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइन होना शुरू होता है बिटवीन द पीरियड 1990 से लेके 2003 तक के, लेसर देन इंडियाज ग्रोथ रेट ऑफ 5.8% ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो अब हम लोग भी धीरे धीरे करके हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगे हुए हैं। ओके, आगे हम लोग बात करते हैं सेक्टरल ग्रोथ टू द जीडीपी की। हमारे पास 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को सेकेंडरी और तीसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, टर्शियरी सेक्टर। ओके, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इन इंडिया शोज दैट सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट 51%। तो सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है आज कितना है भैया, 51% है। द हाईएस्ट फॉलोड बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। अब ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसको मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोल दे रहा हूं, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये हमारा हो गया प्राइमरी सेक्टर। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो है 26% और
23%, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो हो जाए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ करना क्यों जरूरी है, क्यों? क्योंकि बेसिकली सारे सेक्टर्स को ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ चाइना इज द फास्टेस्ट एंड हाईएस्ट। अब ये बोल रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है चाइना की अभी वो सबसे फास्टेस्ट और सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है। ओके, एट 53% एज कंपेयर टू 26% एंड 23% ऑफ द इंडिया। मतलब कि 26% इंडिया, 23% जो है पाकिस्तान। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन चाइना इज ओनली 15%। मतलब वो लोग जो है मेनली फोकस करते हैं आपके सेकेंडरी सेक्टर पे, नॉट ऑन द प्राइमरी सेक्टर्स। ओके, ओनली 15% एज कंपेयर टू 23% ग्रोथ इन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। हमारे यहाँ मेनली एग्रीकल्चर पे बेस बनाया जाता है सब कुछ इकोनॉमी का, बट यहाँ पे मेनली मैन्युफैक्चरिंग को क्या करा जाता है, बेस बनाया जाता है। तो हम लोग बात कर चुके हैं अब कि भैया हर किसी जगह पे, हर किसी कंट्री में जीडीपी में अलग अलग सेक्टर्स का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, बट मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा होता है प्राइमरी सेक्टर का। क्यों? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो है वो हमेशा किसी भी इंडस्ट्री का क्या होता है भैया, बेस होता है। क्यों बेस होता है सर? तो इसीलिए बेस होता है क्योंकि ये आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। अब ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो इसके बाद ही तो आपका सेकेंडरी सेक्टर जो है वो क्या करेगा, चीजों को प्रोड्यूस करेगा भाई। अब सेकेंडरी सेक्टर जब चीजों को प्रोड्यूस करेगा तो इसको सोल्ड आउट करने की जिम्मेदारी किसकी है भैया, सर्विस सेक्टर की, या हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं भाई, टर्शियरी सेक्टर। क्या बोल सकते हैं, टर्शियरी सेक्टर। तो बेसिक पिलर ऑफ आवर इकोनॉमी इज एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ध्यान देना अपने किसान भाइयों का, ठीक है। इनके कारण ही हमारा आज सब कुछ जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पा रहा है। चलिए हम लोग और कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। दिस इज परहैप्स ड्यू टू फैक्ट दैट परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन चाइना इज लेसर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। लैंड तो अच्छा खासा है चाइना के पास, बट अगर हम लोग बात करें कि खेती कितने जगह होती है, तो खेती जो है इंडिया और पाकिस्तान से वहां पे कम होती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या कारण है भाई? तो कारण सिर्फ इतना सा है कि उन लोगों ने दो अपने सिस्टम यूज करे थे जिसका नाम था बेटा ग्रेट लीप फॉरवर्ड और प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। ओके, तो इन दोनों तरीके से इन लोगों ने क्या करा, चीजों को यहां पे बनाना शुरू करा। तो इन लोगों ने मेनली फोकस किस पे करा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। किस पे करा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, तो इतना सा बस मुझे याद रखना है कि चाइना जो है मेनली फोकस करता है चीजों के प्रोडक्शन पे, ना तो वो एग्रीकल्चर मतलब प्राइमरी सेक्टर पे फोकस करता है, ना तो वो बहुत ज्यादा टर्शियरी सेक्टर पे फोकस करता है। मतलब चाइना इज लीडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान in manufacturing sector but not in agriculture sector or primary sector. Okay, the contribution of service sector to GDP in Pakistan is the highest 54%. मतलब इसका जो contribution है वो 54% है किसमें, सर्विस सेक्टर में। ओके, इट इज मोर देन द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन इंडिया एंड चाइना। अब यहां पे कौन लीड कर रहा है भैया, पाकिस्तान लीड कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान लीड कर रहा है चाइना और इंडिया से। कितना परसेंट, तो 54% का यहां पे इसका कंट्रीब्यूशन है। आगे और हम लोग सेक्टर्स के हिसाब से इनकी बात करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन चाइना इज हाईएस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर एट 54%, फॉलोड बाय इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर एट 27%। बात करते हैं हम लोग, तो वर्कफोर्स जो चाइना में है हाईएस्ट है इन एग्रीकल्चर सेक्टर एट 54%, फॉलोड बाय इंडस्ट्री। मतलब इंडस्ट्री कौन सा सेक्टर हो गया हमारे यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, एंड सर्विस सेक्टर इज 27% एंड 19% रेस्पेक्टिवली। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स की हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं। अप टू 1980 परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर वाज 80%। बट ये बोल रहा है कि जब 1980 मतलब इस तक के जो समय था वो किनका था भाई, माओइज्म का था, ठीक है। तो माओस के टाइम में सबसे ज्यादा लोग क्या करते थे वहां पे, एग्रीकल्चर। शिफ्ट हो गई उनकी इकोनॉमी किस पे भाई, वो हो गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर पे। तो अभी हम लोगों ने मेनली बात करी है किसकी भैया, चाइना की। तो यहां पे 3% मुझे याद रखने हैं, 54%,
27% और हमारा कौन सा हो गया 19%। ओके, तो यहां पे ये P फॉर प्राइमरी हो गया, ये S फॉर सेकेंडरी हो गया और ये फॉर क्या हो गया T फॉर टर्शरी। क्या हो गया भाई? टर्शरी सेक्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे अब द स्टडी ऑफ अबाउट टेबल शोज दैट, जो हम लोगों ने अभी पूरा का पूरा चाइना का सिस्टम समझा परसेंटेज वाइज, इसको मैं यहाँ पे टेबल बोल रहा हूं। चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। हर जगह पे देखा जा रहा है कि चाइना कंटिन्यूअसली लीड कर रहा है, तो वो छोटी छोटी आंखों वाले क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली भाई लीड करते जा रहे हैं, मतलब उनका विजन बहुत बड़ा है। ओके, द वैल्यू ऑफ HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन चाइना इज 0.755। ये हमेशा ऐसे ही पॉइंट्स में चलेगा और ये हमेशा चलेगा आउट ऑफ 1, whereas in India is 0.0602 और पाकिस्तान इट इज द लोवेस्ट 0.527। मतलब कंटिन्यूअसली देखा जा रहा है कि चाइना लीड कर रहा है, उसके बाद इंडिया उसके पीछे पीछे भाग रहा है और सबसे आखिरी में कौन भाग रहा है भाई? पाकिस्तान भाग रहा है। ओके, द रेट ऑफ HDI shows that चाइना ऑक्यूपाइज 85th रैंक। रैंक कौन सी है भैया इसकी? 85th। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Whereas इंडिया एंड पाकिस्तान रैंक 127 एंड 135। इंडिया की ठीक ठाक स्थिति चल रही है अभी, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग कप करने का, कोशिश कर रहे हैं कि चाइना के पीछे एकदम भागे। तो पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 135 और इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है? 127। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो HDI की अभी हम लोगों ने बात करी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो ये होता क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि इंसान जब बर्थ करता है, अब बर्थ करने के बाद कब तक के उसकी लाइफ रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब ये डिसाइडेड है कि बंदे ने बर्थ करी है तो उसकी डेथ तो होगी, मगर वो यहां कितने साल सरवाइव कर पाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। क्या बोलते हैं भैया? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। चलिए समझते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज हाईएस्ट 71.6 इन चाइना। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं बात करूं तो 72 ईयर्स की यहां पे बात हो रही है। वेयर एज इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज अबाउट 63%। ठीक है, 63 मतलब मान लेते हैं कि एज तक के हमारे यहाँ के लोग सरवाइव कर पाते हैं, ये मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके, मतलब चाइना में लोग 72 इयर्स जी रहे हैं और हमारे यहाँ कितने जी रहे हैं? 63। हो सकता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन, या हो सकता है कि वहाँ का जो भी सिनारियो होगा उसमें हो सकता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट करती होगी लाइफ के सर्वाइवल में। तो ये सब कारण हो सकते हैं कि चाइना के लोग ज्यादा जीते हैं और इंडिया के लोग जो है वो कम जीते हैं। ओके, दिस इज ड्यू टू हाई लिटरेसी रेट। अरे भाई, ये हाई लिटरेसी रेट से ये लाइफ का क्या लेना देना है? अब समझिएगा ध्यान से। हाई लिटरेसी रेट होने के कारण क्या होगा भैया? वहां पे लोग पढ़े लिखे होंगे तो मेडिकल स्टूडेंट भी काफी अच्छे होंगे। जब मेडिकल स्टूडेंट अच्छे होंगे तो वहां पे जो हेल्थ है उस पर सबसे ज्यादा खर्चा होता होगा। जब हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो ही तो सरवाइव करेंगे, अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तभी तो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं ना। मतलब इंडिया और पाकिस्तान में लोग जो है वो आलसी हो गए हैं और चाइना में लोग आलसी नहीं है, अपनी हेल्थ पे भी प्रॉपरली क्या करते हैं? ध्यान देते हैं। आगे बोलता है जीडीपी पर कैपिटा इनकम, लो पॉवर्टी लाइन एंड अदर बेटर इकोनॉमिक एंड द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे ड्रॉबैक है, बट चाइना में यही सारी चीजें क्या है? पॉजिटिव है, और हमारे यहाँ यही सारी चीजें क्या है? ड्रॉबैक्स है। ओके, जीडीपी पर कैपिटा की बात करें हम लोग, पीपीपी बोले तो परचेजिंग पावर पैरिटी, यूएस डॉलर में चाइना की हाईएस्ट है, लगभग 5003 रुपए वो कमाते हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ओके, बाय इंडिया एंड चाइना इज 2892 एंड 2097 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना? ओके, तो इस तरीके से हम लोग देखें तो चाइना जो है वो सबसे ज्यादा अर्न करने वाली कंट्री बन गई है। मतलब पर कैपिटा देखा जाए तो चाइना के पास पैसा बहुत ज्यादा है। आगे हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी लाइन की। अब ये पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? तो मैंने किसी से पूछा पॉवर्टी का मतलब, तो उसने कहा सर पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। ऐसा नहीं होता। पॉवर्टी का मतलब होता है निर्धनता, मतलब उस पर्सन के पास पैसे ना होने के कारण वो गरीब हो गया। दिस कंडीशन इज नोन एज पॉवर्टी। इस पॉवर्टी को हमारे यहां कैलकुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, अब इसने क्या करा? तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने रिपोर्ट दी कि अगर हम लोग मान लेते हैं फूड के हिसाब से अगर पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं अर्बन एरिया में
और रूरल एरिया में। तो अगर अर्बन एरिया में मान लेते हैं 2100 कैलोरी मिल रही है बंदे को, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। और रूरल एरिया में है ये 2400 कैलोरी, अगर ये मिल रही है तो वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, ओके। बट इससे नहीं हुआ तो इन्हें क्या बोला कि भैया चलिए मॉनेटरी टर्म में हम लोग बात करें, तो अगर मान लेते हैं अर्बन एरिया में किसी पर्सन को 1000 रुपए मिल रहा है महीने का, तो वो गरीब नहीं है। और रूरल एरिया में अगर मान लेते हैं उसको 816 रुपए मिल रहा है महीने का, तो वो भी गरीब नहीं है। तो ये रिपोर्ट दी गई थी सुरेश तेंदुलकर कमेटी ऑन द पॉवर्टी। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, Pakistan has the least percentage of people below poverty line at 13.4%, ओके। तो पॉवर्टी की हम लोग बात करें पाकिस्तान में तो कितना है 13.4%। This seems due to the fact that considerable percentage of population of Pakistan earns their living from Middle East, क्योंकि मैक्सिमम जो पैसा आता है वो कहां से आता है इन लोगों के पास, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, ओके। तो ये लोग कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है दूसरे पे काहे के लिए, अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। इंडिया हैज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। देखा जाए तो चाइना की तो बात कर ही नहीं सकते, तो पाकिस्तान में लगभग 13.4%, तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 25 से 30% लोग आज भी बीपीएल के नीचे ही रह रहे हैं, मतलब हमारे यहां बहुत ज्यादा गरीबी है। एंड द फाइनल रीजन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि अगर पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी तो यहां पे पॉवर्टी को कंट्रोल करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। यहां पे आगे बात करते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। अब ये इन्फेंट का मतलब समझते हैं सबसे पहले, 0 to 1 ईयर्स का जो बच्चा है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेंट। अगर किसी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, किसी भी कारण से, अब कारण तो एक ही होता है भैया, मेडिकल फैसिलिटी ना मिलना ही कारण होता है मैक्सिमम यहाँ पे। तो अगर उसको नहीं मिल पा रही है मेडिकल फैसिलिटी, तो उसके कारण उसकी अगर डेथ हो जा रही है, कितने बच्चों में से, लगभग 1000 में से जितने भी बर्थ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें से 10 न्यूली बॉर्न बेबीज की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये कहलाएगा बच्चों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या कहलाएगा भाई, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। चलिए समझते हैं इसको हम लोग। चाइना हैज द लीस्ट इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। चाइना दोनों में ही अच्छा है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा वहां एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। जब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो वहां पे हेल्थ कॉन्शियस होंगे लोग और हेल्थ की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होगी। तो ये बोलता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ये 30 और 56 पे है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे, ओके। विच शोज दैट्स बेटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब समाज के लिए वहां जितनी भी चीजें जरूरी है वो सारी की सारी प्रोवाइड करवाई जाती है। एंड हायर हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, और हेल्थ स्टेटस जो है बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ कपड़ों का स्टेटस अच्छा होता है, वहां पे हेल्थ का स्टेटस अच्छा है। तो डिफरेंस है ओपिनियन में हमारे और चाइनीज के, ओके। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज 63 and 81 per 1000। हमारे यहां लगभग 63 और पाकिस्तान में लगभग 81 चाइल्ड्स की डेथ हो रही है। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये रेट जो है धीरे धीरे करके हमको 0 पे लेके आना है। बहुत उम्मीदें रहती हैं जब कोई बेबी बॉर्न करता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है लेबर पेन के दौरान अगर फीमेल की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग दिस पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है उसमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को पर 1 लाख वुमेन में से जो भी लेबर पेन में जिन फीमेल्स की डेथ हो जाती है उसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। बड़े ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटी ना होने के कारण कभी कभी जो वुमेन है वो भी और उनका जो न्यूबॉर्न बेबी होने वाला वो भी, दोनों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ओके। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसको हम लोग बोल सकते हैं MMR, ओके। इन इंडिया एंड पाकिस्तान इज हाईएस्ट 540 एंड 500। देखिए अगर 1 लाख में से बात करें हम लोग तो 1 लाख में से 540 वुमेन्स की डेथ हो जाती है, और पाकिस्तान में बात करें हम लोग तो 500 फीमेल्स की डेथ हो जाती है। ये तो बहुत ही दुख की बात है यहाँ पे। चलिए एज कंपेयर टू ओनली 56 इन चाइना, देखिए ये कितना अपने लोगों पे ध्यान देता है भाई। तो हेल्थ फैसिलिटी अच्छी देने के कारण यहाँ फीमेल्स की जो है वो डेथ का जो परसेंटेज है वो सबसे कम है। इट शोज पुअर हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एज
कंपेयर टू चाइनीज। तो हमें भी ध्यान देना है किस पे, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज पे। ओके, तो यहाँ पे वुमेन्स को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारे यहाँ धीरे धीरे करके जो सैनिटेशन फैसिलिटीज है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिकेशन फैसिलिटीज, तो हमारे यहाँ जो ओपन डेफिकेशन सिस्टम था उसको खत्म करा गया है। ठीक है, तो ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, तो बनाने पड़ेंगे शौचालय। शौचालय बहुत जरूरी है। एक वो मूवी आई थी टॉयलेट एक प्रेम कथा, ठीक है ना, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या बताया गया कि भाई अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अगर मान लेते हैं ओपन डेफिकेशन करेंगे तो क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं वो फ्लाइज जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के बीच में रहेगी और वो इन्फेक्शन को जनरेट करेगी। ठीक है, जर्म्स लेके आएगी, इन्फेक्टेड होंगे लोग। तो इन सबसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हर घर शौचालय, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं हर घर शौचालय बनाया जाए, इसके लिए पैसा भी दिया जा रहा है, लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर कंट्री में कहीं ना कहीं शौचालय की जंग छिड़ गई है अब। ओके, चलिए तो हम लोग बात करते हैं इंप्रूव सैनिटेशन सिस्टम के। 54% ऑफ द पाकिस्तानीज एंजॉय इंप्रूव्ड सैनिटेशन सिस्टम। वहां पे अभी 54%, मतलब पूरे पाकिस्तान के 54% लोगों को आज सैनिटेशन फैसिलिटी मिल रही है। ओके, whereas it is only 3% and 44% respectively in India and China। चाइना में भी 44% और इंडिया में तो बहुत ही हालत खराब है। कितने है, सिर्फ 3%। सोचो 136 करोड़ पॉपुलेशन है और 3% हमारे यहाँ क्या है भाई, सैनिटेशन फैसिलिटीज है। ओके, पॉपुलेशन विद सस्टेनेबल एक्सेस टू इंप्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज। अब हमारे यहाँ धीरे धीरे करके पानी की भी बहुत किल्लत होती चली जा रही है और कम पड़ रहा है हमारे लिए पानी। अकाउंट फॉर 90% इन पाकिस्तान, फॉलोड बाय 86% इन इंडिया एंड चाइना इज 77%। तो इंडिया का अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो ठीक ठाक है भाई। चलिए 86% लोगों को क्लीन एंड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी तो मिल जा रही है। अब हमारे यहाँ और अच्छी पॉलिसी बन गई है, हर घर नल। तो अब हर घर में क्या होगा, आपको नल मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। द डेटा शोज चाइना स्लाइटली लैगिंग बिहाइंड। चाइना के पास पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं पानी क्या है, कम है। अब हम लोग बात करते हैं अंडर नॉरिश पॉपुलेशन की। अंडर नॉरिश पॉपुलेशन का मतलब कि उस बच्चे को अभी भी वो बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है, या वो उस फूड में उसको न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण अगर वो मान लेते हैं किसी तरीके से भी बीमार हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अंडर नॉरिश्ड। अब ये लोग ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कहलाएंगे, अंडर नॉरिश्ड population। क्या कहलाएंगे भाई, अंडर नॉरिश्ड पॉपुलेशन। द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस शोज दैट चाइना इज मूविंग अहेड ऑफ इंडिया and Pakistan. Many indicators such as GDP per capita, population below poverty line, health indicators such as mortality rates, sanitation, life expectancy, access to literacy and malnutrition में आर इन द चाइनाज फेवर। सारी चीजें किसके फेवर में जा रही है भाई, चाइना के। इंडिया और पाकिस्तान के फेवर में यहाँ पे नहीं आ रही है। तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है अंडर नॉरिश की भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज हाई इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ health infrastructure facilities, whereas in China it is far less. In China only 50 women die, just 54। ये बहुत कम रेट है। ठीक है, बता हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो चुकी है वहां पे, आउट ऑफ 1 लाख बस। बट इन इंडिया एंड पाकिस्तान इट इज अबाउट 500, जो कि बहुत ही दुख की बात है हमारे यहाँ। तो इससे हमें बचना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सिस्टम बनाए गए हैं उनको चेंज किया जाए। मतलब उसमें क्या किया जाए भाई, यहाँ पे रिफॉर्म्स किए जाए, जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट। China introduced structural reform without any compulsion from World Bank and IMF। उसने अपने सिस्टम स्टार्ट करे। 2 सिस्टम हम लोग को याद करने ही है, एक तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड और ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर। इन दोनों में कहीं ना कहीं उसने अपना सोचा। उसने ये नहीं सोचा कि आईएमएफ परमिशन देगा, वर्ल्ड बैंक परमिशन देगा कि नहीं देगा। उसने बोला कि मुझे अपने देश के लोगों के बारे में सोचना है। तो उसने सारा काम शुरू कर दिया और सेकेंडरी सेक्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया। इट हैपेंड ड्यू टू द अनहैप्पीनेस ऑफ द न्यू लीडरशिप ऑफ चाइना विद द स्लो पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द माओइस्ट चाइना। तो माओइस्ट चाइना में कहीं ना कहीं ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला ये जो माओइज्म सिस्टम है इसको हटाया जाए और एक नया सिस्टम लाया जाए। ओके,
It was felt that Maoist vision based on decentralization. Decentralization का मतलब होता है चीजों को बांटना, मतलब एक कंपनी को 4 हिस्सों में बांट के 4 अलग अलग पावरफुल लोगों को बना देना कहलाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक है। अब सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब क्या होता है भैया? अपने पैरों पे खड़े होना, ओके। Shunning of the foreign technology goods and capital had failed. बोल रहा है कि बाहर के लोगों पे मुझे डिपेंड नहीं होना, मुझे अपने काम करना है। It was evident from the fact that per capita grain output in 1978 was the same as it was in the mid 1950। मतलब बहुत ज्यादा उन लोगों ने आज भी एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया, ना तो वो 1950s पे ध्यान देते थे, ना तो 1980s पे ध्यान दे रहे थे। मतलब कंटिन्यूअसली उन लोगों ने ध्यान किस पे दिया होगा भाई? मैन्युफैक्चरिंग पे, ओके। पाकिस्तान की हम लोग रिफॉर्म सिस्टम की बात करें, इंट्रोड्यूस इन 1988। कब रिफॉर्म शुरू हुआ भाई? यहाँ पे 1988 में। वर्सेंट ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर, जितने भी उसने चेंज करे सब में क्या हो गया भैया? फेल हो गया, ओके। कॉन्सिक्वेंटली ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी डिक्लाइंड। भाई सब चीजों में जब वो फेल हो जाएगा तो उसकी जो ग्रोथ रेट अपने आप क्या हो जाएगी? यहाँ पे गिर जाएगी। द स्टडी ऑफ पॉवर्टी ऑफ पाकिस्तान शोज दैट द प्रपोर्शन ऑफ पुअर इन 1960 वाज मोर देन 40%। अगर प्रपोर्शन की बात करें हम लोग तो 40% से ज्यादा लोग वहां पे क्या थे भैया? बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, ओके। Which declined to 25% in 1980, बट धीरे धीरे करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब उन्होंने करी तो उसका चेंज दिखा, तो 40% से कहां पे आ गए भाई? यहाँ पे 25% पे। इट स्टार्टेड राइजिंग अगेन इन 1990, बट धीरे धीरे करके ये रेट फिर से बढ़ गया। The reason for such rise in poverty attributes to the increase of the agriculture production due to good harvest, not on the technological changes। बट कहीं ना कहीं उन लोगों ने ध्यान दिया कौन से सेक्टर पे? अपने प्राइमरी सेक्टर पे। बट किस पे ध्यान नहीं दिया? अपने टर्शरी सेक्टर पे, ना तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे। तो थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन की बात अच्छी रही, मगर उसके बाद बातें फिर से खराब होना शुरू हो गई, ओके। पाकिस्तान फेस मच डिफिकल्टी इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, जिससे भी उसने उधार लेके रखा था उन लोगों तक के वो वापस पैसा नहीं पहुंचा पाया। एंड इंटरेस्ट देयर ऑन ड्यूरिंग द पीरियड इंडिया आल्सो फेस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। हमारे साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी एक सिस्टम चला था जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे लाइसेंस राज। क्या बोलते हैं भाई? लाइसेंस राज। बट ओवरकेम द क्राइसिस बाय लोन फ्रॉम द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं भैया इसको हम लोग? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी को क्या बोलते हैं? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब ऑप्ट करी गई थी? जुलाई 1991 में। चलिए, तो यहां तक के चीजें हमें याद होती जा रही है। चलिए, तो हम लोगों ने यहां तक के सारा का सारा चैप्टर पढ़ा। IED का लास्ट चैप्टर था जिसका नाम था कंपैरिजन करना। किसके? 3 कंट्री की इकोनॉमी, पहली इंडिया, दूसरी चाइना और तीसरी पाकिस्तान। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। यहां पे करना क्या है? आपको एक छोटा सा काम करना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और यहां पे सारी के सारे जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिलीवर की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।